आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास का चैप्टर 6 है केंद्र सरकार। इसमें हमने लोकसभा और राज्यसभा का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमने कर लिया है। पहले वीडियो डाल दिया मैंने कि उनका गठन कैसे हुआ है। आज देखेंगे हम लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ। लोकसभा और राज्यसभा को क्या क्या पावर्स मिले हुए हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। लोकसभा दोनों को साथ लेके चलते हैं तो इससे आपको इजी गोइंग में समझ में आ जाएगा। राज्यसभा कुछ पावर्स है जो सेम है, लेकिन उनमें शक्तियाँ ज़्यादा पावर लोकसभा को मिला हुआ है और राज्यसभा के पास कम पावर है। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जनता का सदन है। इसके सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। इस वजह से लोकसभा को ज़्यादा पावर मिला हुआ है और लोकसभा की सदस्य संख्या भी राज्यसभा से ज़्यादा होती है। मैक्सिमम 552 हो सकती है और प्रेजेंट में 545 है और राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 मैक्सिमम हो सकती है और प्रेजेंट में है 245। तो सदस्य संख्या भी कम हो गई और पावर भी राज्यसभा के पास कम है क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। तो सबसे पहली जो शक्ति मिली हुई है वो है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, विधायी का मेन हुआ कानून निर्माण संबंधी शक्ति। तो कानून निर्माण संबंधी शक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिली हुई है। इधर भी विधायी शक्ति। और कानून का निर्माण कैसे किया जाएगा? संघ सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय तक कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची। इन सूचियों में विभिन्न विषयों को डिवाइडेशन किया गया है। तो संघ सूची जो है इसमें जो विषय दिए गए हैं पहले 97 थे, बढ़ गए हैं, अब 100 हो गए हैं। तो 100 विषय है और 100 विषय पे कानून निर्माण का अधिकार किसको दिया गया है? केंद्र को दिया गया है। और केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर कानून का निर्माण करेगी। जैसे डाक विभाग है यानी पोस्ट ऑफिस है, ये संघ सूची का विषय है। दूसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाती है लेकिन ज्यादा पावर केंद्र को मिला हुआ है। तो समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून निर्माण का अधिकार केंद्र को है। फिर है अवशिष्ट विषय। ये अवशिष्ट विषय कौन से हैं? यानी संविधान में 3 सूचियां जोड़ी गई थी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में जो विषय ऐड कर दिए गए, तीनों सूचियों में डिवाइड कर दिए गए और अवशिष्ट जो विषय है ये ऐसे रखे गए जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उसके मान लीजिए 10 वर्ष बाद नया जो विकास होने वाला है उसको किसमें जोड़ा जाएगा? अवशिष्ट सूची में। उनको राज्य सूची क्योंकि पता ही नहीं है 10 साल बाद क्या होने वाला है तो उसको फिर संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में कैसे जोड़ते हैं? उनमें तो पहले ही विषयों का बंटवारा कर दिया गया था। तो संविधान जब लागू हुआ उस समय इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट बाद में आया। तो ये इंटरनेट इस अवशिष्ट सूची में जोड़ा गया। मोबाइल है, मोबाइल अवशिष्ट सूची में जोड़ा गया है। इसके अलावा इंटरनेट आने के बाद साइबर क्राइम शुरू हो गए तो वो भी किसमें जोड़े गए हैं? अवशिष्ट सूची में जोड़े गए हैं। कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून निर्माण का अधिकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिया गया है। तो कुछ परिस्थितियां कौन सी हो सकती है? अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है अनुच्छेद 356 के तहत, तो उस परिस्थिति में जब तक वो राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा उस राज्य में तब तक उस राज्य की राज्य सूची के जो विषय हैं वो सेंटर के अंडर में आ जाएंगे और जैसे ही राष्ट्रपति शासन हटेगा वापस से
पहले जैसी स्थिति हो जाएगी, यानी सामान्य स्थिति हो जाएगी। राज्य सूची पर राज्य ही कानून बनाएगा। इसके अलावा अवित्तीय विधेयक है और संविधान संशोधन संबंधी विधेयक है। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक, तो इन दोनों पर भी राज्य सूची और लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। अवित्तीय विधेयक लाया जा रहा है तो पहले राज्यसभा में भी लाया जा सकता है और लोकसभा में भी लाया जा सकता है। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक लाया जा रहा है तो वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। अब कानून का निर्माण कैसे होता है, यानी किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया गया है, मान लेते हैं लोकसभा में लाया गया है, किसी मंत्री के द्वारा या जो साधारण सदस्य होते हैं, गैर मंत्री होते हैं, उनके द्वारा लाया जा सकता है। फिर वो सुनाते हैं इधर, फिर बहुमत होता है, बहुमत से पारित होने के बाद दूसरे सदन में वो भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी सेम प्रोसेस होती है, इधर से भी वो पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और जैसे ही राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करते हैं वो कानून बन जाता है। तो इस तरह से कानून निर्माण की प्रक्रिया चलती है। दूसरी शक्ति की बात करें, वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में देखें तो राज्यसभा की स्थिति लोकसभा से कम है, कमजोर कह सकते हैं। लोकसभा को ज्यादा पावर मिला हुआ है, राज्यसभा को वित्त में कम पावर मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? क्योंकि पैसा जो होता है वित्त शक्ति हो गई, यानी धन विधेयक से संबंधित, और पैसा जनता से संबंधित होता है। विभिन्न प्रकार का जो टैक्स लिया जाता है वो भी जनता से लिया जाता है और जनता के विकास के लिए संसद की जो संचित निधि होती है उसमें से पैसा निकाला जाता है। तो ज्यादा पावर लोकसभा को दिया गया है क्योंकि लोकसभा जनता का सदन होता है। अनुच्छेद 109 में लिखा हुआ है, आर्टिकल आपको याद रखना पड़ेगा। अनुच्छेद 109 में लिखा हुआ है कि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही लाए जाएंगे, लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे, लोकसभा में लाया जाएगा। लोकसभा से पास होने के बाद, पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा और राज्यसभा के पास केवल 14 दिन के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा में भेज दिया है, टाइमिंग 14 दिन का मिलता है। अब राज्यसभा इसमें कोई संशोधन करती है या 14 दिन में इसको पारित करके लोकसभा में नहीं भेजती है तो भी ये पारित माना जाएगा। संशोधन करती है, सुझाव देती है, सुझाव मानना या नहीं मानना लोकसभा पर निर्भर है कि वो राज्यसभा के द्वारा जो सुझाव दिया गया है उसको मानती है या नहीं मानती है। तो इस वजह से ये केवल 14 दिन के लिए रख सकती है अपने पास, बाकी कोई पावर नहीं है राज्यसभा के पास वित्त संबंधी मामले में। वित्त संबंधी मामले में राज्यसभा की स्थिति बहुत ही कमजोर है। तीसरी शक्ति की बात करें, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन संबंधी, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। इसमें संविधान में अनुच्छेद दिया गया है एक, अनुच्छेद 368। 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। राज्यसभा को भी सेम यही शक्ति मिली हुई है। संविधान दोनों की सेम जो शक्तियां हैं, लेकिन स्थिति कैसी है, इसमें वित्तीय जो शक्ति मिली हुई है उसमें राज्यसभा की स्थिति कमजोर है, इसमें बराबर है और इसमें भी बराबर है। संविधान में संशोधन से संबंधित अगर कोई विधेयक लाया जाएगा तो वो राज्यसभा में भी ला सकते हैं पहले और लोकसभा में भी लाया जा सकता है और दोनों सदनों से पारित होने के बाद संविधान में संशोधन हो जाता है। वैसे संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है। कुछ जो संशोधन होते हैं वो तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण विधेयक के द्वारा ही, यानी साधारण बहुमत के द्वारा ही हो जाते हैं। दूसरा होता है विशेष बहुमत,
विशेष बहुमत में उपस्थित और मतदान करने वाले प्लस 2/3 सदस्यों का बहुमत आवश्यक होता है। और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति। तो इस तरह से संविधान में यानी संशोधन किया जा सकता है। 3 प्रकार से संशोधन होता है। अगली शक्ति देखते हैं, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। इसकी भी यही है चौथी शक्ति, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। इसमें ये कह सकते हैं हमारी जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन में अगर संसद दिया हुआ है, लोकसभा नहीं है, तो संसद को टिक कर सकते हैं। और अगर लोकसभा दिया हुआ है तो फिर लोकसभा को ही टिक करना होगा। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी कैसे होती है? मंत्रिमंडल जो है वो यानी मंत्रियों से बनी हुई होती है। और मंत्रिमंडल जो शब्द है ये मूल संविधान में नहीं था, केवल मंत्री परिषद का था। ये जोड़ा गया है 352 अनुच्छेद, यानी एक जगह मिलता है 352 अनुच्छेद में लिखा हुआ है, और बाद में संशोधन करके मंत्रिमंडल जोड़ा गया था। तो उसमें कहा गया कि मंत्रिमंडल, अगर एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होगा। और जैसे प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो भी संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होगा। यानी इसमें यह है कि एक डूबेगा तो सबको लेकर डूबेगा। इसलिए मंत्रिमंडल लोकसभा में जब तक विश्वास मत प्राप्त है, विश्वास मत, तब तक अपने पद पर बनी रह सकती है। यहाँ जो राज्यसभा है इसको ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है मंत्रिमंडल के विरुद्ध। ये केवल क्या करेगी? प्रश्न पूछ सकती है मंत्रियों से, और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी प्रश्न और पूरक प्रश्न ये पूछ सकते हैं। बाकी अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार केवल लोकसभा को है। तो मंत्रियों को जब तक लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है तब तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगला पावर है निर्वाचक मंडल के रूप में। दोनों का सेम है, निर्वाचक मंडल के रूप में। अब किसका निर्वाचन करते हैं ये लोग? अनुच्छेद 54 में लिखा हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और राज्यसभा में 12 जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो ये 14 सदस्य मनोनीत होते हैं, और ये 14 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसके अलावा कुछ और पावर्स मिले हुए हैं राज्यसभा को। तो कौन कौन से पावर्स हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, दोनों मिलकर करेंगे। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उच्च न्यायालय
और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाअभियोग का प्रस्ताव भी दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। उनको महाअभियोग प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। पहले राज्यसभा में लाया गया है, तो राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा में भेजा जाएगा और लोकसभा से भी वो बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और वो पद रिक्त माना जाएगा जिसके भी विरुद्ध महाअभियोग का प्रस्ताव लाया गया है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाएगा, लोकसभा में नहीं लाया जाएगा। राज्यसभा में लाने के इधर पारित होने के बाद लोकसभा में भेजा जाता है। तो इस तरह से जो राष्ट्रपति है उपराष्ट्रपति है इनके चुनाव से संबंधित, या फिर आपातकाल लागू हो गया है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया है अनुच्छेद 352 के तहत, तो 1 माह के लिए तो लागू कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 माह से अधिक का टाइम ऑफ पीरियड बढ़ाना है तो फिर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक होती है। अगर किसी भी आपातकाल को हटाना है तो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा आपातकाल को हटाया जा सकता है। ये पावर भी इनको मिले हुए हैं। इसके अलावा राज्यसभा को 2 विशेष शक्तियां प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उन शक्तियों के बारे में बताइए जो राज्यसभा को प्राप्त है लेकिन लोकसभा को नहीं मिली हुई है। तो ये कह सकते हैं कि विशेष अधिकार है जो राज्यसभा के पास है। जैसे वित्तीय विधेयक हमने देखा, वित्तीय शक्ति देखी हमने, तो उसमें लोकसभा को ज्यादा शक्तियां प्राप्त है, राज्यसभा को कम है। तो वो विशेष जो अधिकार दिए गए हैं 2, वो राज्यसभा के पास ही, लोकसभा के पास नहीं है। विशेष अधिकारों में अनुच्छेद 249 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा अपने सदस्यों का उपस्थित तथा जो कुल सदस्य संख्या है उसका उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है। किसके लिए पारित करेगी? राज्य सूची के, यानी ये प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। यह राज्यसभा को अधिकार दिया गया है। अब राज्य सूची जो है इसके विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति केवल राज्य के पास होती है। कुछ परिस्थितियों में केंद्र के पास जाता है। कौन सी परिस्थितियां होती है? अगर आपातकाल उस राज्य में लागू हो गया है, जैसे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, तो उस समय संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाएगी। लेकिन अगर राज्यसभा को लगता है कि ये राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना चाहिए, तो राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है। और जैसे ही राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है तो राज्य सूची उस विषय पर कानून नहीं बना सकता। उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। तो संसद उस विषय पर कानून बनाएगी, लेकिन इसकी अवधि होती है। राष्ट्रीय महत्व का परमानेंट घोषित नहीं होता है, इसकी अवधि होती है 1 वर्ष। 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय महत्व का घोषित हो गया है और जैसे ही 1 वर्ष का ड्यूरेशन कंप्लीट होता है एज इट इज वो राज्य सूची का विषय यानी राज्य उस पे कानून बना सकता है। तो राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का राज्यसभा अपने बहुमत के द्वारा प्रस्ताव लाकर घोषित कर सकती है और फिर ये अधिकार, कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। तो ये पावर केवल राज्यसभा को मिला हुआ है, लोकसभा के पास नहीं है। लोकसभा हस्तक्षेप नहीं करेगी इसमें। अगला है अनुच्छेद 312। दोनों आर्टिकल इंपोर्टेंट है, याद रखने आप लोगों को। 249 और 312 में क्या लिखा हुआ है? राज्यसभा वही है उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 बहुमत से प्रस्ताव लाकर नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित कर सकती है। अब नई अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी होती है? प्रेजेंट में 3 है, IAS, IPS, IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। IAS होता है
आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो अगर नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करनी हो तो वो राज्यसभा, केवल राज्यसभा ही करती है। क्यों करती है? ये दो विशेष पावर राज्यसभा को क्यों दिए गए हैं? क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा अस्थायी सदन है, वो कभी भी भंग किया जा सकता है और उसका ड्यूरेशन भी 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के बाद फिर से चुनाव होता है, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जो कभी भंग नहीं होता है और जब इसकी स्थापना हुई थी तब से ये चला आ रहा है। इसमें ये रूल है कि एवरी 2 ईयर आफ्टर 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए मेंबर चुनकर आते हैं। इस वजह से ये जो विशेष अधिकार दिए गए हैं दो, ये राज्यसभा के पास ही है और राज्यसभा अकेले इन विशेष अधिकारों या विशेष शक्तियों का उपयोग करती है। नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करनी हो या किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना हो। तो इस तरह से हमने लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां कर ली है। अलग अलग अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा की शक्तियां बताई है तो लोकसभा की शक्तियां बता सकते हैं, राज्यसभा की पूछे तो राज्यसभा की बता सकते हैं। और क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, तो हम ऐसे डिवाइड करके कंपैरिजन कर सकते हैं। विधायी शक्ति में ये मिला हुआ है दोनों को, वित्तीय में शक्ति कमजोर है, संविधान संशोधन में दोनों को बराबर अधिकार दिया गया है, कार्यपालिका नियंत्रण में कम शक्ति प्राप्त है, इधर निर्वाचन से संबंधित दोनों को समान पावर मिला हुआ है। तो ऐसे हम इसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में देखेंगे हम संसद की शक्तियां। तो संसद की शक्तियां हो गई, यानी संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। तो हमने ये लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्तियां की है, यही शक्तियां संसद की है, यानी दोनों को मिलाकर हो गई है और यहाँ हमने अलग अलग कर ली है।